स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम कॉन्ट्रैक्ट लॉ है। इस बुक का जो है वो सबसे लेंथी चैप्टर है। ये F4 का आपके कोर्स का सबसे लेंथी चैप्टर है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही चैप्टर है। जिसमें मैं सेफली कह सकता हूँ कि अराउंड 15 मार्क्स का तो एग्जाम आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 15-20 मार्क्स का MCQs और MTQs दोनों मिला के इस चैप्टर से। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड, आज से पहले हम जब कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हमने सुना होगा, एक नॉर्मल बंदा जो सुनता है उसके नज़र कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता है एक एग्रीमेंट, ये दो पार्टीज के दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया तो दैट्स कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पर हम प्रॉपर यूके लॉ के तहत देखेंगे कि यार एक जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं जो उसको वैलिड बनाती है, और उसी पे हम डिस्कशन करेंगे। तो एक जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो उसमें सिर्फ एक एग्रीमेंट ही नहीं होता, बाकी भी चीजें होती हैं, ठीक है। तो एसेंशियल एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट के क्या है? सबसे पहले तो एक एग्रीमेंट आ गया, जिसका हम नॉर्मली कॉमन लैंग्वेज में हम एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। लेकिन ये होता नहीं है। एग्रीमेंट में होता है ऑफर। ऑफर के एक पार्टी ने ऑफर करा, जैसे मैंने ऑफर करा दी कि यार मैंने अपनी एक चीज बेचनी है, और दूसरी पार्टी ने एक्सेप्टेंस दे दी कि यार ठीक है मैं आपसे ये चीज ले लूंगा, दैट्स एग्रीमेंट। उसके बाद कंसीडरेशन होती है। दोनों पार्टीज की तरफ पार्टीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ कंसीडरेशन प्रोवाइड करती है। कंसीडरेशन क्या होती है ये हम अभी आगे जाके बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, तब आपको क्लियर हो जाएगी। तीसरी चीज होती है इंटेंशंस टू क्रिएट लीगल रिलेशन, कि जो हमारा एग्रीमेंट था, बेसिकली जो हमारी बात हुई थी, उसमें हम लोगों की इंटेंशंस थी कि हम लीगली अपने आप को उस चीज में लाना चाह रहे हैं, ठीक है। जस्ट हमने मेरली बोल नहीं दिया कि यार हाँ ये हमारा एग्रीमेंट है तो ऐसे हम चीजों को लेके चलेंगे। लेकिन आपको एक इंटेंशन शो करनी पड़ेगी कि यार हाँ हमारी इंटेंशंस थी लीगल रिलेशन कायम करने की। चौथी चीज है कैपेसिटी, कि वो बंदा जो है लॉ के अकॉर्डिंगली केपेबल हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। मिसाल के तौर पर 18 साल से कम का बच्चा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। जो बंदा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल हो, ठीक है, या जो मेंटली अनस्टेबल हो, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो फोर्सफुली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो कैपेसिटी यानी कि उस बंदे को लॉ की नजर में केपेबल होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। और फाइनली लीगैलिटी, कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगल होना चाहिए। किसी के कत्ल करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, किसी को नुकसान पहुंचाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगल नहीं होता, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आएगा ही नहीं, वो इलीगल एक्ट होता है। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये पहली बात जी जी। सही है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की डिफरेंट फॉर्म है। पहली फॉर्म है सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, आम सादा कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न राइटिंग की फॉर्म में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, और इन्फर्ड फ्रॉम कंडक्ट ऑफ पार्टीज, यानी कि एक पार्टी के कंडक्ट से भी शो होता है कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। ये इन्फर्ड फ्रॉम कंडक्ट ऑफ पार्टी से कैसे कॉन्ट्रैक्ट शो होता है उसके बारे में भी आगे हम जाके बात करेंगे, ठीक है। उस पर भी डिस्कशन करेंगे। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट उसे बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। वो रिटर्न हो सकता है, इन राइटिंग हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, और पार्टीज के कंडक्ट कंडक्ट से भी आप जज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका होगा कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? एक बंदे ने जुबानी कलामी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो अगर वो कोर्ट में जाएगा तो वो कैसे प्रूव करेगा? तो देखें, ये बिल्कुल यही बात है, इसीलिए आजकल सारे कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होते हैं। लेकिन ये जो केस स्टडीज है, यूके का जो केस लॉ है पहले से ड्राइव्ड है, वहां पर ये होता था कि ओरल भी कॉन्ट्रैक्ट होते थे, उसमें तीसरा चौथा बंदा होता था, तो दो पार्टी के दरमियान सुन रहा होता था क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो ये उस पर्सपेक्टिव से बोला गया। लेकिन आजकल वी ऑल नो कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सारे रिटर्न ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको जो है राइटिंग में होना चाहिए, प्रॉपरली साइंड होना चाहिए, विटनेस होना चाहिए, और डिलीवर्ड, यानी कि दोनों पार्टीज तक वो कॉन्ट्रैक्ट पहुंचना चाहिए। यानी कि जो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको आप स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो। जो कि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपरली आपने साइन किया होता है, और विटनेसेस भी उस कॉन्ट्रैक्ट के मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को आप स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो। मिसाल के तौर पर मैंने दिया हुआ कन्वेंस ऑफ लैंड एंड लीजेस, यानी कि लैंड और लीज को, कन्वेंस का मतलब होता है ट्रांसफर करना, ठीक है। आप अगर लैंड या लीज किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप वो भी स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट्स में आएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बाय डीड्स जो है उनको भी आप स्पेशलिटी स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय डीड्स, डीड भी एक डॉक्यूमेंट होती है जिसमें प्रॉपरली जो है आपने बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट को शो किया होता है, ठीक है।
उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि रेडीमेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो लीव और टेक बेसिस पे होते हैं, कि यार अगर आपने एक पार्टी के साथ एक चीज सब कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कर ले, वरना उसको छोड़ दे, यानी कि रेडीमेड कॉन्ट्रैक्ट्स। मिसाल के तौर पर अगर आपने बैंक में अपना फॉर्म ओपन कराना है तो आप बेसिकली बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, कि हाँ मैं यहाँ पर अपना अकाउंट खुलवाऊंगा, ठीक है, तो वही जो टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती है। तो अब बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल में आ जाएगा। अब वो अगर आपने बैंक में अकाउंट ओपन करना है, वो आपको डॉक्यूमेंट देंगे, आपने उसको फिल करना है, वो सबमिट कराना है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपस में, ठीक है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि ऑलरेडी रेडीमेड बना हो उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि वॉइड वर्ड का मतलब, वॉइड जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है इनवैलिड, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि इनवैलिड हो या जिसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस ना हो, उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्लियर है ये फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की? जी जी। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम असल चीज पे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, और यहाँ से आगे जो है जितनी भी चीजें हैं, इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पहला एलिमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट का था वो था एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में दो चीजें थी, ऑफर और दूसरी थी एक्सेप्टेंस। अब हम बाय लॉ देखेंगे कि यार ये क्या होती है, ठीक है। ऑफर का मतलब वैसे तो एक होता है कि दूसरे बंदे को एक ऑफर देना, कि ठीक है ऑफर कहलाता है। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है उस ऑफर को एक्सेप्ट करना। अब ऑफर की डेफिनेशन क्या होती है? अ डेफिनेट एंड क्लियर स्टेटमेंट, एक डेफिनेट और क्लियर स्टेटमेंट, यानी कि साफ सुथरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल वर्ड्स में स्टेटमेंट, शोइंग विलिंगनेस टू बी बाउंड, जिसमें आप जो है ये शो कर रहे हो कि मैं इस स्टेटमेंट पे बाउंड हो जाऊंगा, जो भी आप स्टेटमेंट जो भी आपकी, विदाउट फर्दर निगोशिएशंस, और फर्दर निगोशिएशंस की गुंजाइश नहीं होगी, तो ऐसी चीज को, ऐसी चीज ऑफर कहलाती है। मिसाल के तौर पर मैंने ऑफर की कि मैं अपनी फलाने मॉडल की फलाने कलर की गाड़ी इतने पैसों में बेचना चाहता हूँ, दैट इज एन ऑफर, ठीक है। एक क्लियर डेफिनेट स्टेटमेंट है जिसमें आप ये चीज शो कर रहे हैं कि मैं इन टर्म्स पे, कि ये गाड़ी है, ठीक है, ये इसका मॉडल है, ये इसका कलर है, ये उसकी कंडीशन है, और इतने प्राइस पे मैं आप बेचना चाहता हूँ, कोई फर्दर निगोशिएशंस की गुंजाइश जिसमें ना हो, ठीक है। वैसी स्टेटमेंट को आप ऑफर कहते हैं, ठीक है। ऑफर जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। फॉर्म का मतलब वही हो गया, ऑरल हो गया, रिटर्न हो गया, लिख के भी आप कर सकते हैं, ऑरली भी ऑफर हो सकती है। एंड इट इज नॉट इफेक्टिव अनलेस कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। अब ऑफरी क्या होता है? अब दो टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। ऑफरर का मतलब होता है वन हु इज मेकिंग ऑफर, यानी कि वो बंदा जो कि दूसरे बंदे को ऑफर करवा रहा है, ठीक है। और ऑफरी का मतलब ये है कि वो जिसको ऑफर हुई हुई है, ठीक है। ऑफरी, ऑफरी जो है वो एक से ज्यादा बंदा भी हो सकता है। ऑफरी, फॉर होम ऑफर इज मेड, ठीक है, जो जिनके लिए ऑफर वो करवा रहा है वो ऑफरी कहलाते हैं। फॉर होम ऑफर इज मेड। ऑफर जो है वो तब तक इफेक्टिव नहीं होगी जब तक आप उसको ऑफरी तक उसको कम्युनिकेट ना करें, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने एक ऑफर की कि यार, फॉर एग्जांपल आपकी कोई चीज चोरी हो गई है, गुम गई है, आपने ऑफर की कि यार जो बंदा मुझे ये मेरी घड़ी होगी, मेरा बटवा हो गया, वो मुझे ढूंढ के ला के दे देता है, ठीक है, तो उसको मैं 1,000 रुपये इनाम दूंगा, ठीक है। अब एक बंदा है जिस तक ये बात आपकी पहुंची नहीं थी, ठीक है, लेकिन उसको घड़ी मिल गई, उसने कुदरती तौर पर आपको वो दे दिया। तो अगर वो आपसे आपसे वो बाद में उसको पता चला कि यार इस बंदे ने तो इस पे पैसे भी देने थे, तो वो बंदा आपसे वो क्लेम नहीं कर पाएगा पैसे, ठीक है, क्योंकि वो ऑफर तो उस तक कम्युनिकेट हुई नहीं थी। वो तो उसको बाई चांस वो चीज मिल गई, उसने आप तक पहुंचा दी। तो ऑफर जो है उसके इफेक्टिव होने के लिए कम्युनिकेशन होना जरूरी है, कि अगली पार्टी को वो कम्युनिकेट हो जाए, ठीक है। ऑफर एक बंदे को भी आप कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को भी कर सकते हैं, और फॉर द होल वर्ल्ड भी कर सकते हैं। फॉर द होल वर्ल्ड का एक केस अभी हम पढ़ेंगे वो क्लास में। तो ऑफर एक सर्टेन पर्सन के लिए भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भी हो सकती है। जैसे आपने अगर एक बंदे को अपनी गाड़ी बेचनी है तो आप उसको ऑफर कराएंगे। आपने ऐसे ये लॉस्ट आइटम है, इसकी ऑफर आप ग्रुप ऑफ पीपल को कराएंगे कि यार मेरी चीज गुम गई है, तो अगर तुम लोग में से कोई भी ढूंढ के देगा तो आपको इतने ही मैं पैसे दूंगा। और टू द होल वर्ल्ड भी हो सकती है, ठीक है। क्लियर है ऑफर? ऑफर क्या होती है, कोई क्वेश्चन है इसमें? जी जी। सही है। अब लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एन इनविटेशन टू ट्रीट, एन इनविटेशन टू ट्रीट इज नॉट एन ऑफर। इनविटेशन टू ट्रीट, किसी को इनवाइट करना जो है वो ऑफर में नहीं कहलाता। अब आपका क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज दिस, तो इसको भी हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और इसमें और ऑफर में आपने फर्क समझना है।
ऑफर जो है वो अगर एक बंदे ने दूसरी पार्टी को करा दिया है तो इसका मतलब है कि वो बाउंड है, अगर उस दूसरी पार्टी ने एक्सेप्टेंस कर दी तो उस चीज को बेचने में। लेकिन अगर वो चीज वो इनविटेशन टू ट्रीट की कैटेगरी में फॉल करती है तो वो बाउंड नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों चीजों में बहुत फर्क है, ठीक है। इनविटेशन टू ट्रीट का मतलब होता है दूसरी पार्टी को इनवाइट करना कि आप जो है वो ऑफर कराएं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या चीज इनविटेशन टू ट्रीट है, ठीक है। इनविटेशन टू ट्रीट में जो है ये चीजें आती हैं। नंबर वन, एडवर्टाइजमेंट। एक एडवर्टाइजमेंट जो है, आपने अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट जो दी हुई है वो ऑफर नहीं आएगी, ऑफर नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर एडवर्टाइजमेंट की अभी इसमें लिखा हुआ है एन एड इज नॉट एन ऑफर हाउएवर इट वुड बी एन ऑफर इफ नो फर्दर निगोशिएशंस वर इंटेंडेड। एक जनरल रूल एडवर्टाइजमेंट है, ऑफर नहीं है, बात खत्म। लेकिन अगर आपने एडवर्टाइजमेंट ऐसी की हुई है, उसकी वर्डिंग ऐसी थी कि उसको जो है, जिस बंदे ने उसको एक्सेप्ट किया, बेसिकली जिस तरीके से भी उसने जो है उसमें कोई फर्दर निगोशिएशन की गुंजाइश नहीं थी, यानी कि आपने ऑफर करी, अगले ने जस्ट एक्सेप्ट करनी थी, दैट्स इट। कोई फर्दर उसमें निगोशिएशन नहीं थी, ना अगली पार्टी ने आके आपको कोई ऑफर करवानी थी। तो अगर ऐसा केस आ जाए तो वो एक सेपरेट स्टोरी है, ठीक है, वो एक्सेप्शन आ जाएगी। लेकिन अभी वो एक्सेप्शन मैं आपको समझाता भी हूँ। लेकिन जनरल रूल ये है कि एक एडवर्टाइजमेंट जो है, एक इश्तेहार जो है, वो ऑफर नहीं होता, इनविटेशन टू ट्रीट होता है, ठीक है। अब इसको एक केस स्टडी से करते हैं, ठीक है। जनरल रूल ये है कि एडवर्टाइजमेंट इज नॉट इन्विटेशन टू ट्रीट। अब एक केस स्टडी है, मैंने आपको बताया था चैप्टर वन में कि जो पहली पार्टी है वो क्लेमेंट होती है, यानी कि जिसने क्लेम किया होता है, और जो दूसरी पार्टी है वो डिफेंडेंट होती है। ये सारे केसेस जितने भी हैं रियल लाइफ केसेस हैं। मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आपको केसेस एक भी अगर नहीं आपको समझ आता, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो यू कैन इजीली पास एग्जाम। लेकिन ये समझने के लिए अच्छा केस, खैर ये पूरा केस तो नहीं बताया हुआ, जस्ट कुछ फैक्ट्स बताए हुए हैं कि डिफेंडेंट जो बंदा है उसने एक इश्तेहार दिया था मैगजीन में कि फलानी एक बर्ड है, तो उसकी ये प्राइस है, ठीक है। अब उस वक्त प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स एक्ट के तहत 1954 में ये ऑफेंस था कि ये जो इस किस्म की सर्टन बर्ड्स हैं इनको आप ऑफर फॉर सेल नहीं कर सकते। ये वर्ड को आपने समझना है, लॉ में वर्डिंग की कितनी इंपॉर्टेंट होती है। कि 1954 में प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स एक्ट के तहत इट वाज एन ऑफेंस टू ऑफर सर्च बर्ड्स फॉर सेल। जो भी ये बर्ड है जिसका उसने इश्तेहार दिया था, तो 1954 में एक्ट के तहत ये लॉ ने कहा था कि ऐसी बर्ड्स को जो है ना ऑफर फॉर सेल करना इज एन क्राइम, इज एन ऑफेंस, ठीक है। अब ऑफेंस था तो जाहिर सी बात है क्लेमेंट ने उस पर केस कर दिया, जो क्रिटिक ने शॉपकीपर है, यार इसने तो एक्ट की वायलेशन की है, एक्ट ने कहा था, लॉ ने कहा था कि तुम ऑफर फॉर सेल नहीं कर सकते। अब डिफेंडेंट जो था उसने क्या किया, जो शॉपकीपर था जिसपे ये क्लेम हुआ था, उसने कहा कि ये तो ऑफर थी ही नहीं, ये तो इनविटेशन टू ट्रीट थी, मैंने तो अखबार में इश्तेहार दिया था, ये तो अगली पार्टी ने आके मुझे कहना था कि यार ये मुझे चीज चाहिए, ठीक है। अगली पार्टी ने आके मुझे कहना था कि ये चीज चाहिए, उसने मुझे आके ऑफर करनी थी। तो ये इनविटेशन टू ट्रीट है। तो मैंने एक्ट की वायलेशन नहीं की, और वाकई में ही उस बंदा जो है वो उस वो जो है बाइज्जत उसको उन्होंने विदाउट एनी पेनल्टी छोड़ दिया, ठीक है। तो ये इनविटेशन टू ट्रीट के जुमरे में आता है, इसीलिए ये ऑफर नहीं है, तो मैंने तो ऑफेंस किया ही नहीं। ऑफेंस तो ये था ना कि ऑफर करना बर्ड्स फॉर सेल, लेकिन ये तो इनविटेशन टू ट्रीट है, ये तो मैं अगली पार्टी को कह रहा हूँ कि यार तुम आके मुझे ऑफर करो। तो अखबार का जो इश्तेहारात होते हैं, जनरल रूल ये है कि वो इनविटेशन टू ट्रीट होते हैं और वो ऑफर नहीं कहलाते। ये केस स्टडी क्लियर है? अगर नहीं क्लियर तो सवाल पूछते हैं मेरे से। जी क्लियर है। चाहिए तो पहली बात होगी, पहले हमने ऑफर की बात की। ऑफर एक डेफिनेट क्लियर स्टेटमेंट है जिसमें आप ये विलिंगनेस शो कर रहे हो कि मैं फलानी फलानी टर्म्स में बाउंड होगा, कोई फर्दर निगोशिएशन की गुंजाइश नहीं है। ऑफर तब तक इफेक्टिव नहीं है जब तक वो ऑफरी को कम्युनिकेट ना हो। तीसरी चीज, इनविटेशन टू ट्रीट और ऑफर में फर्क है। अब हम देख रहे हैं कि इनविटेशन टू ट्रीट क्या है। पहली चीज इस जनरल रूल, जितने भी इश्तेहारात हैं वो सारे ऑफर, इनविटेशन टू ट्रीट है, ऑफर नहीं है। लेकिन एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन आ गई है। एक्सेप्शन एक लैंडमार्क केस था 1893 का, एक मेडिसन कंपनी का, और एक लेडी थी मिसेस कार्लिल उनका। उसमें भी एक अखबार थी, और उससे कैसे डिराइव हुआ उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये केस इसको समझते हैं। और ये जो लास्ट ये जो चीज़ है मैंने जो बोली थी, एक मिनट, यहाँ पर ये,
हाउएवर इट वुड बी एन ऑफर इफ नो फर्दर निगोशिएशन वर इंटेंटेड। अगर ऐसा इश्तेहार है जिसकी वर्डिंग ही ऐसी है जिसमें अगली पार्टी को जो है वो कोई फर्दर निगोशिएशन की उसे गुंजाइश नजर ही नहीं आ रही, उसने इश्तेहार के मुताबिक चलना है, तो ऐसी चीज जो है वो ऑफर में ही आएगी। ठीक है। अब इस केस से मैं इसको समझाता हूँ, वैसे आपको ये चीज समझ नहीं आएगी लेकिन इस केस से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। अब कार्बोलिल स्मोक बॉल कंपनी एक मेडिसिन कंपनी थी, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, एक मेडिसिन कंपनी थी। एक लेडी थी जिनका नाम था मिसिस कार्लेट। फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अखबार में इश्तेहार दिया, ठीक है, कि हमारी ये जो मेडिसिन है स्मोक बॉल, इसको अगर आप खाएंगे ना तो आपको इन्फ्लुएंजा या आसान लफ्जों में फ्लू नहीं होगा। सिंपल। ये जो हम मेडिसिन दे रहे हैं जिसका नाम स्मोक बॉल है, ये जो बंदा भी इस्तेमाल करेगा, ये ऑफर टू द होल वर्ल्ड थी। ठीक है। जो बंदा भी, एक मिनट जरा पीछे। अच्छा, मुझे भी फ्लू का केस है तो थोड़ा फ्लू का मसला है, खांसी बार बार हो रही है, इससे मैं म्यूट कर रहा हूँ। तो ये जो एड था उसमें लिखा था कि जो बंदा जो है वो ये मेडिसिन इस्तेमाल करेगा स्मोक बॉल, उसको फ्लू नहीं होगा, मेडिसिन कंपनी ने कहा। और अगर उसको फ्लू हो गया तो हम उसको 100 पाउंड का रिवॉर्ड देंगे। ठीक है। 1893 का रियल लाइफ यूके का केस था। मेडिसिन कंपनी ने अखबार में इश्तेहार दिया, उन्होंने कहा ये हमारी फलानी मेडिसिन है, ये जिस बंदे ने मेडिसिन खा ली ना उसे फ्लू नहीं होगा। अगर तो वो फ्लू हो गया तो हम उसको $100, 100 पाउंड इनाम देंगे। अब हुआ ये कि एक मिस कार्लिल थी, उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, ये उन्होंने ये मेडिसिन इस्तेमाल की, लेकिन उनको फ्लू हो गया। उनको फ्लू हो गया। ठीक है। और जब फ्लू हुआ तो जाहिर सी बात है, उन्होंने 1893 में 100 पाउंड वॉज अ बिग डील, तो उन्होंने जो है वो क्लेम कर दिया। ठीक है। उन्होंने जाके, क्लेमेंट जो थी वो मिसेस कार्लिल थी, और डिफेंडेंट जो थी, डिफेंडेंट जो अपने आप को डिफेंड करते हुए मेडिसिन फर्म थी, उन्होंने क्लेम कर लिया कि यार ये मैंने आपका इश्तेहार आया था, मैंने ये गोली खाई, मुझे फ्लू हो गया। अब वो लोग मुकर के कि हम आपको पैसे नहीं देंगे क्योंकि इश्तेहार जो है वो तो ऑफर है ही नहीं। ठीक है। वो तो ऑफर है ही नहीं। अब कोर्ट ने क्या कहा, ठीक है, कोर्ट ने कहा कि वर्डिंग जो आपके एडवर्टाइजमेंट की ऐसी थी मेडिसिन कंपनी को कि जो मिसेस कार्लिल थी उसको जस्ट जो आपने टर्म्स दी हुई थी उनसे कंप्लाई करना था, कोई फर्दर निगोशिएशन की तो गुंजाइश थी ही नहीं। जैसे अब पिछला केस था बर्ड वाला, उसमें यह था कि मैंने एडवर्ट देखा, मैं दुकान पे गया, वहां पर मैं उससे कुछ निगोशिएशन करता कि यार थोड़ा पैसे कम कर दो, या निगोशिएशन की गुंजाइश होती। लेकिन यहाँ पर तो कोर्ट ने कहा कोई गुंजाइश ही नहीं थी ना, अगली पार्टी ने आपके एडवर्टाइजमेंट को जस्ट फॉलो करना था, दैट्स इट। कोई आपकी फर्दर निगोशिएशन तो नहीं थी ना कि गोली में ये भी है, आप आएंगी, ये होगा तो फिर आपको रिवॉर्ड करेंगे, नहीं। जस्ट आपने एडवर्टाइजमेंट में लिखा था कि आपने जो है गोली खानी है, अगर आपको गोली खा के फ्लू हो गया तो हम आपको रिवॉर्ड देंगे। सो उन्होंने कहा था बिल्कुल फ्लू किसी को नहीं होगा। तो कोर्ट ने यही बात की, उन्होंने कहा कि मिसेस जो कार्गिल थी उनको आपकी जो जो एडवर्टाइजमेंट में आपने टर्म्स लिखी हुई थी, वर्डिंग्स लिखी हुई थी, उनको जस्ट फॉलो करना था, कोई फर्दर नेगोशिएशन की गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने कंडीशंस को फुलफिल किया, और जो है आप बाउंड हो कि आपने उनको 100 पाउंड का रिवॉर्ड देना है। प्लस कोर्ट ने कहा कि आपने जो बात की थी ये कोई आपने हवा में बात नहीं की थी, मेयर पफ का मतलब है कि आपने कोई हवा में वो बात नहीं की थी, आपने 1000 बैंक डिपॉजिट भी शो कराया था। ठीक है, कि यार ये बैंक डिपॉजिट है, आपने शो कराया था कि हम इसमें से रिवॉर्ड देंगे, यानी कि आपने अगली पार्टी को जिसको भी आप ऑफर की थी, जाहिर सी बात है ये ऑफर तो सारे लोगों के लिए थी, टू द होल वर्ल्ड थी, तो आपने ये जो 100,000 पाउंड का बैंक डिपॉजिट था, इस बात को शो करता है कि यार आप सीरियस थे, कोई आपने मेयर पफ नहीं किया था, हवा में बात नहीं की थी कि जी हम 100 पाउंड आपको रिवॉर्ड दे देंगे, आप यू वर सीरियस अबाउट इट। तो मिसेस कार्लिल को जस्ट कंप्लाई करना था आपकी कंडीशन से, जो कि उन्होंने किया, तो वो इंटाइटल्ड है रिवॉर्ड लेने के लिए। ठीक है। तो पहली बात, जनरल रूल के इनविटेशन टू ट्रीट ऑफर नहीं है। जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं वो इनविटेशन टू ट्रीट होती हैं, लेकिन ऐसी एडवर्टाइजमेंट जिसमें कोई फर्दर निगोशिएशंस की गुंजाइश ना हो, अगली पार्टी को जस्ट कंप्लाई करना हो एडवर्टाइजमेंट की टर्म से, वैसी जो एडवर्टाइजमेंट है वो ऑफर में आएगी। क्लियर है? दोबारा रिपीट कीजिएगा लास्ट लाइन। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, समराइज कर रहा हूँ सबको। जनरल रूल, एडवर्टाइजमेंट जो होती हैं वो इनविटेशन टू ट्रीट होती हैं, ऑफर नहीं होती। लेकिन
ऐसी एडवर्टाइजमेंट, ऐसा इश्तिहार जिसकी वर्डिंग ऐसे है कि दूसरी पार्टी ने सिर्फ कंडीशन से कंप्लाई करना है और कोई फर्दर निगोशिएशंस की उसमें गुंजाइश नहीं है, तो ऐसा जो इश्तिहार होगा वो आपका ऑफर ही कहलाएगा, इनविटेशन टू ट्रीट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। अब सेकंड जो चीज है जो कि इनविटेशन टू ट्रीट में आती है, शॉप विंडोज डिस्प्ले। अब शॉप विंडोज डिस्प्ले में भी यही है कि यार अगर डिस्प्ले में हम कोई चीज देखते हैं तो हम जाके अंदर जाके बंदे को कहते हैं कि यार मुझे ये चीज दो, तो वही वाली बात है कि ये भी क्या होगी, इनविटेशन टू ट्रीट होगी, कि हम जाके ऑफर प्लेस कर रहे हैं। अब फिशर वर्सेस बेल 1961 का ये रियल लाइफ केसेस है कि ऑफेंसिव वेपन एक्ट था, जिसके तहत सर्टन टाइप्स ऑफ वेपन्स जो है आपने ऑफर फॉर सेल नहीं करने। लॉ ने कहा था कि सर्टन ऑफेंसिव वेपन्स है आपने नहीं करने। अब एक शॉपकीपर था उस पे जो है क्लेम कर दिया एक बंदे ने। क्यों क्लेम किया उसने, फ्लिक नाइफ, वो जो चाकू नहीं हो जाता जो फ्लिक हो जाता है, वो उसने बाहर विंडो में रखा था और वो बेच रहा था। ठीक है, अब जो वेपन्स का ऑफेंसिव वेपन एक्ट था उसने कहा था कि ऐसी चीज आपने बेचनी नहीं है, ऐसी चीज आपने बेचनी नहीं है। एक्ट ने कहा था कि यू कैन नॉट ऑफर फॉर सेल सर्टन ऑफेंसिव वेपन्स। ठीक है, ये लॉ ने ये कहा था कि आप सर्टन ऑफेंसिव वेपन्स को ऑफर फॉर सेल नहीं कर सकते। तो एक बंदा है उसने देखा यार ये चाकू इसने बाहर रखा हुआ है, तो ये तो लॉ को तोड़ है, उसने उस पे केस कर दिया। जब वो गया उसके पास जज के पास, तो उसने कहा कि यार दुकानदार ने कि अगेन इट इज नॉट एन ऑफर फॉर सेल, ये ऑफर फॉर सेल नहीं थी बल्कि ये तो इनविटेशन टू ट्रीट थी। ये तो बंदा जो देखेगा उसको वो आके मुझे ऑफर करेगा कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो बच गया। लॉ, जज ने कहा कि इसने लॉ को ब्रेक नहीं किया। क्लियर है। जी जी। तो दूसरी चीज जो कि इनविटेशन टू ट्रीट में आएगी वो शॉप विंडोज डिस्प्ले होगा। तीसरी चीज जो इनविटेशन टू ट्रीट में आती है वो होती है गुड्स ऑन शॉप शेल्फ, शॉप की शेल्फ में जो गुड्स है वो। ठीक है, अब इसका भी एक केस है, इसको भी देख लेते हैं। अब एक केमिस्ट है, एक दुकानदार है, ठीक है, सेल्फ सर्विस उसकी एक शॉप थी, यानी कि उधर शॉप शेल्फ में मेडिसिन पड़ी होती थी। तो लोग आते थे मेडिसिन काउंटर पे देते थे और पैसे दे के जो है वो चले जाते थे। अब हुआ यूं कि एक लॉ था, लॉ के तहत एक सर्टन फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन थी जो कि आप नहीं बेच सकते थे। ठीक है, अब आप बेच नहीं सकते थे, अब वो उसकी दुकान में मौजूद थी। ठीक है, और आप जो है बेसिकली वैसी चीजों को बेच नहीं सकते थे। अब उसकी दुकान में ये था कि जो उसका काउंटर था, कैश काउंटर, वहां पर उसने एक फार्मासिस्ट बिठाया हुआ था, क्वालिफाइड फार्मासिस्ट बिठाया हुआ था। ठीक है, तो ये भी एक इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब लॉ ये कहता था कि सर्टन ये जो मेडिसिन हैं आप बेच नहीं सकते विदाउट द सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। अब हुआ यूं कि शॉप शेल्फ पे एक ऐसी मेडिसिन पड़ी हुई थी, तो उधर जो लोगों ने उस पे क्लेम कर दिया कि यार ये तो ऐसी मेडिसिन बेच रहा है। ठीक है, जो कि लॉ ने कहा था नहीं बेचती। ठीक है, तो कोर्ट में बात की, कोर्ट ने क्या कहा, तो हेल्ड में देखते हैं। कोर्ट ने कहा कि द डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन शॉप वाज नॉट एन ऑफर बट इनविटेशन टू ट्रीट, कि जो उसने डिस्प्ले गुड्स किए हुए शॉप शेल्फ में वो ऑफर नहीं है, वो ऑफर फॉर सेल नहीं कर रहा है ऐसी चीजें, बल्कि वो जो इनविटेशन टू ट्रीट है, जो लोग हैं वो वहां से वो मेडिसिन उठा के इसको आके कहते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए। ठीक है, तो ये जो कस्टमर है वो ऑफर कर रहे हैं। और बूट्स जो है यानी कि जो जिसकी दुकान है, वो उसके पास ऑप्शन है कि उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है इन प्रेजेंस ऑफ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। ठीक है, तो बेसिकली लॉ कोर्ट ने यही कहा कि पहली बात तो ये है कि यार ऑफर फॉर सेल नहीं है ये चीज, इनविटेशन टू ट्रीट है। ऑफर फॉर सेल जो है वो मना है। और दूसरी बात ये है कि क्वालिफाइड फार्मासिस्ट जो है वो कैश डेस्क पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली अगर तो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट ना बैठा और फिर जाके वो ये मेडिसिन बेच दे, तो वो चीज समझ आती है। ठीक है, कि उसने कॉन्ट्रावीन किया है, एक्ट को तोड़ा है, लॉ को तोड़ा है, कि जो मेडिसिन अलाउ नहीं है वो बेच रहा है, बेसिकली लोग उससे खरीद रहे हैं। ठीक है, वो सेल कर रहा है। लेकिन वहां पर क्वालिफाइड फार्मासिस्ट बैठा हुआ है, वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। वो वैसे उस मेडिसिन को देखते साथ ही कि यार ये कॉन्ट्रावीन कर रही है, तो वो मतलब ये अगेंस्ट द एक्ट है, तो वो मेडिसिन नहीं बेचेगा, लोगों से कहेगा कि यार आप इसको ये जो है आपका जो एक्ट है इसके तहत ये बिक नहीं सकती, तो मैं आपको नहीं दूंगा। ठीक है, ये जस्ट उसने कोर्ट ने ये बात की। लेकिन ये है कि समझने की बात ये है कि जो गुड्स शॉप शेल्फ पे पड़े होते हैं ना, वो आपके ऑफर नहीं होते, वो इनविटेशन टू ट्रीट होते हैं। लोग जो हैं जो उसको उठा के लेके आते हैं वो आपको बेसिकली ऑफर कर रहे हैं, और आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसी वजह से अगेन
कोर्ट ने यही कहा कि यार ये बंदा जो है ये ऑफर नहीं कर रहा था, ये इनविटेशन टू ट्रीट कर रहा था, प्लस इसने क्वालिफाइड फार्मासिस्ट भी बिठाया हुआ था। तो ये जो है बेसिकली इसको जो है ना फ्री कर दिया था कोर्ट ने, ठीक है, कोई पेनल्टीज पे चार्ज नहीं हुई। क्लियर है ये? क्लियर है ये? जी जी। सही है। तो तीन चीजें होगी जो कि ऑफर नहीं है, ठीक है। इनविटेशन टू ट्रीट है, एक एडवर्टाइजमेंट। जनरल रूल यही है कि एडवर्टाइजमेंट ऑफर नहीं होती, इनविटेशन टू ट्रीट होती है। लेकिन अगर एडवर्टाइजमेंट की वर्डिंग ऐसी है जिसमें कोई फर्दर निगोशिएशन की गुंजाइश नहीं है, जैसा आपने वर्डिंग्स को कंप्लाई करना है, तब वो ऑफर बनती है, जनरली वो नहीं होती। शॉप विंडो डिस्प्ले जो है, जो शॉप की विंडो में बाहर डिस्प्ले में चीजें लगी होती हैं, वो भी इनविटेशन टू ट्रीट में आती हैं। जो गुड्स शॉप शेल्फ में पड़े होते हैं वो भी इनविटेशन टू ट्रीट में आते हैं। चौथी चीज है इनविटेशन फॉर टेंडर। टेंडर बेसिकली क्या होता है? व्हेन वन पार्टी इशू स्टेटमेंट आस्किंग इंटरेस्टेड पार्टी टू सबमिट टर्म्स ऑन व्हिच दे आर विलिंग टू कैरी आउट वर्क और सप्लाई गुड्स। कि एक पार्टी है, वो एक स्टेटमेंट इशू करती है। वो मतलब बेसिकली अगर मेरी अगर एक मेरा हॉस्पिटल है, तो मैं जो है एक स्टेटमेंट इशू करता हूँ, उसमें मैं कहता हूँ कि यार मुझे फलानी फलानी चीज़ें चाहिए, फलाना फलाना बायोमेडिकल जो है मेडिकल इक्विपमेंट मुझे चाहिए। ठीक है, तो लोगों से मैं कहता हूँ कि यार आप अपनी टर्म्स जो है सबमिट करो, ठीक है, कि आप के पास ये चीज़ अवेलेबल है या नहीं। तो इसको आप टेंडर बोलते हो, ठीक है। व्हेन वन पार्टी इशू स्टेटमेंट आस्किंग इंटरेस्टेड पार्टी टू सबमिट टर्म्स ऑन विच दे आर विलिंग टू कैरी आउट वर्क और सप्लाई गुड्स। तो बंदा जो कि इनवाइट कर रहा है टेंडर के लिए, वो इनविटेशन टू ट्रीट कर रहा है, जबकि वो लोग जो क्या के टेंडर सबमिट कर रहे हैं तो वो बेसिकली ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो इनविटेशन फॉर टेंडर जो है बेसिकली वो इनविटेशन फॉर ट्रीट होती है, ऑफर नहीं होती। अगर मैंने एक टेंडर की इनविटेशन की है लोगों को कि यार मुझे फलाना फलाना मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है, आप लोग आके अपनी अपनी टर्म्स और कंडीशन सबमिट कराएं, तो वो लोग आके मुझे ऑफर करेंगे, ठीक है। मैं जो है वो उनको ऑफर नहीं कर रहा। तो इनविटेशन फॉर टेंडर जो है वो भी इनविटेशन टू ट्रीट में आता है। फिर है इनविटेशन टू ऑक्शन। ये ऑक्शन की जो इनविटेशन है वो उसके हवाले से क्या है, तो जो एडवर्टीजमेंट है ऑक्शन की वो ऑफर नहीं है, ठीक है। मैंने जो आपको अभी बताया कि जो जनरल रूल था बेसिकली, कि जनरल रूल यही है कि जो आप इश्तिहार देते हो वो ऑफर नहीं होती, ठीक है। तो इसी तरह जो ऑक्शन का इश्तिहार है वो भी ऑफर नहीं है। अब हुआ ये कि ये एक रियल लाइफ केसेस है 1873 का। ये डिफेंडेंट जो है बेसिकली नेकरसन, उसने एक एडवर्टीजमेंट डाला पेपर में कि वो कुछ कुछ ऑफिस का फर्नीचर जो है वो बेसिकली ऑक्शन करने वाला है, ठीक है। एक बंदा है, उसने ऐड देखा ऑफिस का फर्नीचर, एक उसने कमीशन लिया, ठीक है। बेसिकली कमीशन का मतलब ये है कि उसने जो जिस जगह पे वो काम करता था उधर से उसने पैसे लिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिए कि यार मैं जाऊंगा लंदन में, वहां से जाके अपने जो ऑफिस है उसके लिए ये ऑक्शन वाला सामान लेके आऊंगा। अब हुआ ये कि 3 दिन बाद वो पहुंच गया वहां पर, लेकिन जो फर्नीचर बेसिकली जो ऑक्शन में बंदे ने कहा हुआ था, एड एड में बताया हुआ था कि यार ये वाला ऑक्शन होगा, वो उसने विड्रॉ कर लिया। जिसका फर्नीचर था उसने विड्रॉ कर लिया। अब जो क्लेमेंट था जो गया हुआ था वो फर्नीचर खरीदने ऑक्शन में, उसने सू कर दिया डिफेंडेंट को, यानी कि जिस बंदे ने एड पुट अप किया हुआ था कि यार तुम्हारी वजह से मेरा टाइम का भी नुकसान हुआ, मैं ट्रैवल करके तुम्हारे पास गया, मैंने पैसे भी लिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी इनकर किए, तो उसने सू कर दिया। अब कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा क्या, जो उसने एडवर्टीजमेंट पुट अप की हुई थी ऑक्शन के लिए वो ऑफर नहीं होती, ठीक है। और वो बेसिकली जो उसने ऐड पुट किया हुआ है वो जब मर्जी चाहे उसको विड्रॉ कर सकता है गुड्स को, ठीक है, ऑक्शन से पहले किसी भी टाइम पे। तो कोई भी आपको जो है डैमेज नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई भी आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगी। तो अगर आपने एक इनविटेशन ऑक्शन के लिए किसी को इनवाइट किया हुआ इन एडवर्टीजमेंट, तो वो ऑफर नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है ये चीज? जी जी। इसके बाद ऑक्शन में यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि विद रिजर्व ऑक्शन दो तरह के होते हैं। एक मिनट जरा दीजिए। अच्छा, अब ऑप्शन जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है विद रिजर्व, एक विदाउट रिजर्व होता है। विद रिजर्व का मतलब ये होता है कि आपने एक रिजर्व प्राइस सेट की होती है। मिसाल के तौर पर आपने एक प्राइस सेट की हुई है कि यार जो मेरी चीज़ें हैं वो 600 से 600 मेरी एक रिजर्व प्राइस है, इससे ऊपर ऊपर तक अगर ऑप्शन की बोली गई तो मैं इसको बेचूंगा, या 600 तक, अगर इससे कम हुई तो मैं विड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन को आप विदाउट विद रिजर्व कहते हो।
और विदाउट रिजर्व का मतलब ये होता है कि बस वो आपने ऑप्शन में जब चीज लगा दी ना, इसका मतलब है बस वो बेशक वो $10 की भी बिके तो आपको बेचनी पड़ेगी, ठीक है, तो उसको विदाउट रिजर्व कहते हैं। अब जो विद रिजर्व ऑप्शन है उसपे जब ऑप्शन, दोबारा रिपीट कीजिएगा, क्या कहा है, दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो विद रिजर्व ऑप्शन है ना, ऑप्शन विद रिजर्व, उसमें ये होता है कि जिस बंदे ने ऑप्शन किए चीजें, जैसे मैंने अपना फर्नीचर बेचना है, तो मैंने एक रिजर्व प्राइस सेट की होगी कि यार $600 तक अगर मेरी बोली गई ना, या इससे ज्यादा, तब मैं बेचूंगा, अदरवाइज नहीं बेचूंगा। अगर मिसाल के तौर पर मेरी बोली 500 तक गई तो मैं वो चीज नहीं बेचूंगा। तो ऐसे ऑप्शन को आप विद रिजर्व कहते हो। विद रिजर्व क्लियर है? जी जी। विदाउट रिजर्व का मतलब ये होता है कि जब मैंने चीज लगा दी ऑप्शन पे, स्टार्ट हो गया ऑप्शन, तो अब बोली अगर $200 पे भी रुक गई ना, तो वो चीज आपको मैंने बेचनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने लिखा हुआ भी है कि आइटम इन ऑप्शन विल बी सोल्ड रिगार्डलेस ऑफ प्राइस, यानी कि आप जो मर्जी प्राइस हो, आपको वो चीज बेचनी पड़ेगी। जबकि ऑप्शन विद रिजर्व में आपने एक रिजर्व प्राइस पहले से बताई होती है, अगर तो वो रिजर्व प्राइस तक पहुंचेगा ऑप्शन या उसको क्रॉस करेगा तभी आप वो चीज बेचेंगे। क्लियर है? जी जी। तो ठीक है। अब विद रिजर्व में क्या होता है, व्हेन ऑक्शनीर आस्क फॉर द बिड, जो बंदा ऑक्शन करवा रहा होता है, जब वो बिड के लिए पूछ रहा होता है कि जी बोली लगाएं, तो वो इनविटेशन टू ट्रीट होती है, वो बाकी लोगों को इनवाइट कर रहा होता है कि आप बोली लगाएं, ठीक है। जब कोई बंदा बोली लगाता है वो चीज ऑफर कहलाती है, ठीक है। और जब हैमर 3 दफा फॉल कर जाता है तो उस टाइम पे एक्सेप्टेंस हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, विद रिजर्व ऑप्शन में। जबकि विदाउट रिजर्व ऑप्शन में, अब ये डिफरेंट, आपने डिफरेंस याद रखना है कि विदाउट रिजर्व ऑप्शन में जब आपने ऑप्शन के लिए चीजों को पेश कर दिया ना, तो वो आपने ऑफर कर दी, क्योंकि अब आप जो है कोई फर्दर निगोशिएशंस की गुंजाइश तो बचेगी नहीं ना। आप उस चीज को दोबारा ऑप्शन से हटा सकते ही नहीं है। एक दफा चीज आपने ऑप्शन में लगा दी विदाउट रिजर्व है तो वो तो बिकेगी बिकेगी। तो आपने वो चीज ऑफर कर दी, अब जो लोगों की बोलियां आएंगी ना वो बेसिकली एक्सेप्टेंस में काउंट होंगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है विदाउट रिजर्व और विद रिजर्व में। विद रिजर्व में जो बेसिकली जब आप बिड पूछते हो, लोगों से बोली पूछते हो, तो वो आप इनविटेशन टू ट्रीट कर रहे होते हो, और जब लोग बोली दे रहे होते हैं तो वो ऑफर होती है। लेकिन विदाउट रिजर्व में जब आपने एक चीज ऑप्शन पे लगा दी तो इसका मतलब है कि अब ये चीज बिकेगी, आपने ऑफर कर दिया कि मैं चीज बेच रहा हूँ, ठीक है। लेकिन और जो दूसरे लोग जो बिड्स कर रहे होंगे वो जो भी बिड विनिंग बिड होगी वो एक्सेप्टेंस में काउंट होगी, ठीक है। तो ये फर्क है दोनों ऑप्शंस में, विद रिजर्व और विदाउट रिजर्व। क्लियर है ये चीज? जी जी। सही है। इसके बाद अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इज नॉट एन ऑफर। अगर आपने मेरे से एक मेयर स्टेटमेंट पूछी है, कुछ भी आपने सेलिंग प्राइस आपने मुझसे पूछा कि यार फलानी चीज की क्या सेलिंग प्राइस, फाइनल प्राइस आप कितने की, ये नहीं फाइनल प्राइस आप कितने की दोगे, जस्ट आपने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि मुझे बताओ क्या तुम्हारी फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो वो भी ऑफर में काउंट नहीं होती, ठीक है। ये मैं आपको केस स्टडी से समझाता हूँ, एक केस है उससे समझाता हूँ। अब डिफेंडेंट जो है एफ, वो निगोशिएशंस में था विद रिगार्डिंग टू द सेल ऑफ स्टोर। डिफेंडेंट जो है वो फेसी था और क्लेमेंट हार्वी था। अब डिफेंडेंट जो है वो अपनी एक जमीन बेच रहा था, ठीक है, स्टोर अपना एक बेच रहा था। अब एक क्लेमेंट है जिसने क्लेम किया उसको, उसने उसको टेलीग्राम के थ्रू, उस वक्त 1893 में टेलीग्राम के थ्रू पूछा कि विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, यानी कि जो उसके स्टोर का नाम है, क्या तुम मुझे ये अपना स्टोर बेचोगे, और लोएस्ट कैश प्राइस क्या होगी ये बताओ। अब उस बंदे ने इस टेलीग्राम के रिस्पॉन्स में कहा कि जी लोएस्ट प्राइस जो होगी वो 900 होगी, ठीक है। अब पहले बंदे जिसने पहले उसको पूछा था कि क्या प्राइस लोएस्ट होगी और क्या तुम मुझे बेचोगे, उसने कहा कि जी ठीक है मैं एग्री करता हूँ, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ। लेकिन इसने कहा भाई, इसने कहा मैं तो तुम्हें बेचूंगा ही नहीं, तुमने तो जस्ट मेरे से लोएस्ट कैश प्राइस पूछी थी, मैंने तो तुम्हें वो बताई है, ठीक है। तो इस बंदे ने उसको सू कर दिया, सू कर दिया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए और इंजंक्शन के लिए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है, आगे हम पढ़ेंगे भी, कि कोर्ट आपसे कहता है कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, अगर तो वो वैलिड है तो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करो। इंजंक्शन का मतलब होता है कोर्ट प्रिवेंट करता है। तो जिस बंदे ने टेलीग्राम भेजा था उसने कहा कि यार आप प्रिवेंट करेंगे कि ये किसी और को लैंड या स्टोर ना बेचे, क्योंकि ऑलरेडी इसकी मेरे से बात हो चुकी है, ठीक है। तो अब मैं दोबारा इस केस को रिपीट करता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन आपने नहीं क्रिएट करनी। एफ बंदा था,
उसने जो है एच बंदे को, जो कि अपना स्टोर या लैंड बेच रहा था, ठीक है, लैंड सेल कर रहा था, टेलीग्राम किया। टेलीग्राम की वर्डिंग को आप गौर से देखें। उसने टेलीग्राम में कहा कि क्या तुम मुझे ये अपनी जगह बेचोगे, जो भी जगह, और लोएस्ट कैश प्राइस क्या होगी, मुझे टेलीग्राफ कर दो। अब इस बंदे ने जो है, एच ने इसको टेलीग्राफ की क्या चीज, कि जो लोएस्ट प्राइस है ना, वो 900 पाउंड होगी। अब ये जो बंदा था एफ, इसने कहा ठीक है जी, मैं एग्री हूँ, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी परचेज करूंगा। लेकिन एच ने मना कर दिया। एच ने कहा भाई, मैंने तो तुम्हें प्रॉपर्टी का एक्सेप्टेंस तो की नहीं है कि यार तुम मेरी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, या ना ही मैंने तुम्हें ऑफर की है कि मेरी प्रॉपर्टी इतने की तुम खरीद लो। तुमने जस्ट मेरे से एक रिक्वेस्ट की थी, मुझे लोएस्ट कैश प्राइस बताओ, मैंने वो बताई है। और पहले सवाल का तो जवाब भी नहीं दिया कि विल यू सेल अस, का तो जवाब ही नहीं दिया, जस्ट लोएस्ट कैश प्राइस बताई है। तो यही बात कोर्ट ने कही कि उसने जो है कोई आपको ऑफर वगैरह नहीं करवाई, ना उसने कोई विलिंगनेस टू सेल शो कराई है। कोर्ट ने कहा कि उसने आपके पहले सवाल का जवाब दिया कि मैं चीज तुम्हें बेचूंगा या नहीं, नहीं दिया। उसने जस्ट आपको आपकी रिक्वेस्ट पे लोएस्ट प्राइस बताई है, दैट्स इट। तो वो ऑफर में काउंट नहीं होती। तो अगर वो ऑफर नहीं है तो उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, उसने आपको कोई ऑफर कराई ही नहीं। क्लियर है ये बात? जी जी। और बाकी ये थर्ड पॉइंट है, अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन टू सेल इज नॉट एन ऑफर। अगर मैं एक वैसे ही स्टेटमेंट दे दूं कि जी मैं चीज बेचने वाला हूँ, तो ये ऑफर नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैं वैसे ही अपने दोस्त से कह दूं कि यार यार हो सकता है मैं तुम्हें ये गाड़ी जो है ना 10 लाख रुपए की दे दूं, ठीक है, तो ये ऑफर मैंने उसको नहीं कराई। वो कहेगा जी ठीक है मुझे दे दो, एक्सेप्टेंस होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नहीं। एक मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन टू सेल जो है वो ऑफर में नहीं आएगा। सही है। और लास्ट चीज है ऑफर की, कि व्हेन टू पार्टीज मेक आइडेंटिकल और सिमिलर ऑफर टू ईच अदर विदाउट नोइंग दैट अदर हैज मेड एन ऑफर, दीज आर नोन एज क्रॉस ऑफर। इन सच केस नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एज नो वन हैज एक्सेप्टेड ऑफर मेड बाय अदर। अगर दो पार्टीज एक दूसरे को सिमिलर ऑफर करा देती हैं, ठीक है, और दोनों को पता नहीं है कि यार ये उसने मुझे ऑफर कराई हुई थी, क्योंकि अभी तक वो रिसीव नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल बाय पोस्ट होगी या जैसे भी होगी, तो ऐसी ऑफर क्रॉस ऑफर कहलाती है। और क्रॉस ऑफर जो है वो, उसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। क्रॉस, जैसे मैंने आपको कह दिया कि यार जी मैं अपनी गाड़ी जो है वो मैं 10 लाख की आपको दे रहा हूँ, आपने मुझे कह दिया कि मैं तुम्हारी से गाड़ी 10 लाख की लेना चाहता हूँ। अब हम लोग ने एक दूसरे को ऑफर, फॉर एग्जाम्पल हमने बाय टेलीग्राम करा दी, या बाय मेल या बाय पोस्ट कराई, अभी तक हमें वो मिली नहीं थी। लेकिन अगर वो ऑफर आइडेंटिकल और सिमिलर है ना, तो वो क्रॉस ऑफर होती है, और ऐसी ऑफर जो है वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो उसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता। क्लियर है ये? जी जी। सही है।